हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, ये आज हम बात करने वाले हैं यूपी से जो बात करते हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए यानी उत्तर लेखन आंसर राइटिंग बेसिक्स एकदम जो इस तरीके से क्वेश्चन लेखन हम लोग समझते हैं। और ये जो आज का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं मेंस के, उसमें इस पर क्वेश्चन बनना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आज हमारा क्या है, जो क्वेश्चन है गठबंधन सरकार के से रिलेटेड, ठीक है। तो गठबंधन सरकार में किस तरीके से चुनौती और बाकी चीज़ें होती हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। और हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट 3.0 फॉर्म हुआ, तो गठबंधन के थ्रू, और उसके पहले भी इंडिया अलायंस भी जो बना था, ठीक है। तो किस तरीके से आप एक एस्पिरेंट के तरह जब आंसर लिखेंगे सिविल सर्वेंट में, ठीक है, तो आपके आंसर किस तरीके से होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जो दोस्त डेली से आंसर राइटिंग से जुड़े उन्हें बता दें कि पेपर 5 और 6 के लिए यूपी पीसीएस मेंस के अलग से सेशन चल रहे हैं, 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग सीरीज, उसे आप ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आम चुनाव, जो अभी चुनाव हाल फिलहाल में हुआ है उसके बारे में देखेंगे। 2024 का चुनाव हुआ और गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और ये जो हमारा किस सिलेबस से रिलेट करेगा, तो आप देखेंगे भारतीय संविधान, ठीक है। उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन जो जीएस पेपर 2 है उससे, संसद और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, ये सब सारे पॉइंट इसमें कवर अप होंगे। और जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार, इसमें 1-2 क्वेश्चन आज हम कवर करने के। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि भारतीय संदर्भ में गठबंधन सरकारों की चुनौतियाँ और निहितार्थों पर विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं गठबंधन सरकार को लेकर, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। गठबंधन सरकार होता क्या है, पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फॉर्म होती है, इसमें क्या क्या इसके है ना दोष है, विशेषताएं, कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं गठबंधन सरकार की, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। इसके क्या दोष है उसके बारे में जानेंगे। और गठबंधन सरकारों के सामने चुनौतियाँ कैसे हैं, ठीक है। और वर्तमान जो सरकार जब बनती है गठबंधन सरकार, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से उसके सामने बड़े डिसीजन लेने की चुनौती होती है, ठीक है, सबको एक साथ लेकर चलने की चुनौती होती है। उसके साथ बात करेंगे गठबंधन सरकार का अभी तक इतिहास क्या रहा है, कौन कौन सी सरकारें गठबंधन पे फॉर्म हुई हैं, है ना, तो उसका लेकर भारतीय राजनीति में और भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ इसी में एक क्वेश्चन और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा कि आज़ादी के बाद भारत में गठबंधन की राजनीति का उद्भव और दल बदल एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं, इसका महत्व बताइए। यानी आज जो भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद से गठबंधन की राजनीति कहाँ से शुरू होती है और किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँची है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी आज हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन मेंस के आपके कंप्लीट तरीके से हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ बता दें कि डेली आंसर राइटिंग के लिए सीरीज तो चली रही है, और जो आंसर राइटिंग कैसे करें उससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है, उसको जाकर आप लोग जरूर देखें, उससे बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और देखते हैं इसके बाद क्या 1 बाय 1 हमारी पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है, ठीक है, चर्चा में क्यों आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हमारे पास, इसको इतिहास से जोड़ते हुए सारी चीज़ों को समझेंगे। हाल ही में 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार 1 दशक तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने का श्रेय हासिल किया और तीसरी बार सरकार में वापसी की है। यानी 1962 के बाद ये पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में जब कोई सरकार तीसरी बार सरकार बना रही है, ठीक है, किसी एक पार्टी के द्वारा ना, और एक प्रधानमंत्री जो है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि यह परिणाम एक पार्टी के प्रभुत्व के अंत का संकेत देता है और केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी का संकेत देता है, ठीक है। तो जिस तरीके से इसके पहले की 2 सरकारें चली हैं केंद्र में, उसके प्रभुत्व को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें देखा था कि उसको कमी आई है, और फिर यहाँ पे गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है, क्योंकि इसके पहले के 2 कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें खुद एक पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था, और उस टाइम पे वो पार्टी अपने हिसाब से जो भी होता ना कि जो भी बड़े से बड़े डिसीजन कह लीजिए उसको बहुत आसानी से ले लेती थी। लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके से गठबंधन सरकार यहाँ पे अपनी भूमिका निभाएगी उसके बारे में जानेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि गठबंधन सरकार होता क्या है, ठीक है। गठबंधन सरकार क्या होता है, इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गठबंधन सरकार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। यानी जो भारत के संविधान में है कि एक मेजॉरिटी जब कोई पार्टी नहीं आ पाती है तो छोटे छोटे दल, जो बाकी अन्य दल मिलके, कई राजनीतिक दल मिलके क्या करते हैं, वहाँ पे सरकार बनाते हैं और कार्यक्रम को जो अपने मतलब आने वाली राजनीति है उसकी एक साथ सत्ता का प्रयोग करते हैं। आधुनिक की बात करें, अगर आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधुनिक संसदों में गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो वही हुआ इस बार वाली सरकार में कि जहाँ पे देखेंगे कि 272 चाहिए थे, उतना कंप्लीट किसी एक पार्टी के द्वारा नहीं हो पाया, तो गठबंधन के द्वारा इस आंकड़े को पार किया गया। यदि नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं और उसमें से बहुमत वाली कई पार्टियां अपनी नीतियों
में बहुत हद तक समझौता किए बिना एक साझा योजना पर सहमत हो तो सरकार बना सकती है। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो एनडीए गठबंधन वो सरकार बना लिया है। तो ये सारे विशेष एक आप डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पर समझ लेंगे। जब कहीं आपको लिखना हो गठबंधन सरकार के बारे में तो ये 2-3 पॉइंट आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं और कंक्रीट आपका यहाँ से है ना 25 से 30-40 शब्दों में आप इस बात को डिफाइन कर सकते हैं गठबंधन सरकार क्या है। उसके बाद से बात करेंगे कि गठबंधन सरकार की विशेषताएं क्या है। कि जब मान ली गठबंधन सरकार बन गई तो हर चीज़ के प्रो कौन से, तो यहाँ पर देखेंगे पहले गठबंधन सरकार की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि गठबंधन सरकार का तात्पर्य है कि सरकार बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टियों के अस्तित्व से, यानी कम से कम 2 पार्टी यहाँ मिलकर क्या करेंगी, सरकार बनाएंगी। ठीक है, किसी पार्टी का सरकार यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे गठबंधन की राजनीति की पहचान जो है वो विचारधारा नहीं बल्कि व्यवहारिकता है। यानी यहाँ पर विचारधारा कोई भी हो, लेकिन जब उन्हें सरकार बनाना रहता है तो भले ही अलग अलग विचारधारा के लोग हों, लेकिन जब उनका आम सहमति बन जाती है तो क्या करते हैं, सरकार बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर विचारधारा को उतना ज़्यादा नहीं, व्यवहारिकता के तौर पे आप देख सकते हैं, वर्तमान में एग्जाम्पल के तौर पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। गठबंधन की राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है, क्योंकि गठबंधन के घटक समूह विघटित हो जाते हैं तथा नए समूह बनाते रहते हैं। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। गठबंधन आज है कल नहीं रहेगा, तो ये चीज़ है कि ये डायनेमिक होता है। ठीक है, गतिशील मामला है क्योंकि इसके जो घटक हैं, आप कहें गठबंधन घटक हैं, समूह बार बार किसी नए समूह से जुड़ सकते हैं। गठबंधन सरकार, अगला पॉइंट हमारे पास, गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है जो गठबंधन के सभी सदस्यों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गठबंधन सरकार न्यूनतम जो अपना एक कार्यक्रम बनाती है जो सबके लिए मतलब होता है ना कि सबको संतुष्ट न करने के बराबर भी कभी कभी हो सकता है। अगला पॉइंट है कि चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात गठबंधन, ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या जानेंगे कि चुनाव पूर्व की जो गठबंधन वो काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि यह पार्टियों को संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर मतदाताओं को लुभाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करते हैं। इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, वर्तमान में जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, उनका अपना पहले से ही एक साझा क्या था, घोषणा पत्र था। ठीक है, वो किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को पहले बना लेते हैं। चुनाव पश्चात जो संघ उद्देश्य मतदाताओं को राजनीतिक सत्ता साझा करने तथा सरकार चलाने में सक्षम बनाता है। तो इस तरीके से दोनों गुट अगर आप देखेंगे, चाहे एनडीए हो, वर्तमान में एग्जांपल में आप देखें, चाहे इंडिया अलायंस हो, तो इन दोनों गुटों ने जो पहले से अपना गठबंधन कर लिया था, तो चुनाव से पहले ही इन लोगों का अपना गठबंधन था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इन लोगों ने ये नीतीश कुमार को जब लुभाने की कोशिश की तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा नहीं आए और सरकार जिसके साथ वो पहले से गठबंधन में थे उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, चुनाव पूर्व और इसके पश्चात में क्या फ़ायदे होंगे। अगला देखते हैं, अब हमारे पास पॉइंट है, अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि गठबंधन सरकार के गुण और दोष। ठीक है, क्या क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, उसके बारे में 1-2 पॉइंट जानेंगे कि गठबंधन सरकार जब बनती है तो उसके क्या हमारे पास गुण होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि गठबंधन सरकार विभिन्न दलों के साथ मिलकर जब सरकार बनाती है तो संतुलित निर्णय लेती है। ठीक है, तथा विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुष्ट करती है। जब कई सारे गुट हैं तो उनका सब अपने अपने होता है ना कि उनका अपना अपना उसमें हित रहता है। जैसे कि अभी सहमति अगर कह लीजिए ना ही बने तो एक संतुलित सहमति बनती है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान एनडीए घटक हैं उसमें एक न्यूज़ आ रहा है कि वो जो नीतीश कुमार है वो अग्निवीर को लेके उस पर अपनी असहमति जता रहे हैं। ठीक है, उसमें संशोधन का डिमांड कर रहे हैं, जबकि इसके पहले की जो सरकार थी वो उसको अपने हिसाब से लागू कर दी थी। तो ये एक विशेषता इसकी है, गुण है, क्या है गठबंधन सरकार के। भारत की विभिन्न सांस्कृतिक भाषाएँ और समूह गठबंधन सरकारों को एक दलीय सरकारों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी अगर इस तरीके से है तो बहुत सारी डाइवर्सिटी अलग अलग जगह से है ना, और अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आकर सरकार बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होने के बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। गठबंधन की राजनीति में अगर बात करें तो एक दलीय सरकार की तुलना में क्षेत्रीय जरूरतों के प्रति अधिक सजग रहकर भारत की संघीय प्रणाली को मजबूत बनाती है। कि जब एक दल नहीं रहता है इसमें, एक दल की अपेक्षा कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगह से जब लोग उसमें मिलते हैं तो वो क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाते हैं। तो इस तरीके से भारत की जो संघीय प्रणाली है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। अभी ये तो हो गए इसके गुण, लेकिन अब गठबंधन सरकार है तो उसके कुछ दोष भी होंगे। साथ ही अब बात करेंगे गठबंधन जो सरकार बनती है उसमें क्या क्या दोष होते हैं, तो उसको उन सारे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये अस्थिर है, क्योंकि गठबंधन सहयोगी के बीच नीतिगत मुद्दों पर असहमति होने के कारण सरकार गिर सकती है। तो ये क्या है कि जो अभी सरकार गठबंधन की बनती है उसमें क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ये सरकार अस्थिर है। और इसी बात को लेकर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया अलायंस है वो बार बार इस चीज़ का तंज कस रहा है कि जब भी नया सरकार गिर जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नीतिगत मुद्दे हैं, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ पर सहमति बनी, किसी पर नहीं बनी, एक पार्टी के लोग रहते हैं तो ईजिली अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब अलग अलग पार्टी हैं तो सबसे सहयोग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है।
दूसरा पॉइंट है कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का अधिकार सीमित होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उन्हें गठबंधन सहयोगियों से परामर्श करना बहुत आवश्यक है, जो कि इस बार वाली गठबंधन सरकार में तो बहुत हद तक निर्भर करेगा, क्योंकि इन लोगों की जो सीटें जिस तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ी है तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा कि पहले ही डिसीजन में हमने देखा था कभी अग्निवीर को लेके, ठीक है, अग्निवीर को लेकर भी इस तरह की बातें आई सामने कि किस तरीके से पहले उस पर फिर से देखा जाए, जो जिसको पिछली सरकारें ने बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया था, पास कर दिया था। तो ये क्या होगा, प्रधानमंत्री को कोई भी चीज़ करने से पहले इसमें थोड़ा सा परामर्श लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट है गठबंधन सहयोगियों के लिए सुपर कैबिनेट की तरह संचालन समिति, ठीक है, शासन में कैबिनेट के अधिकार को सीमित करती है। तो इन लोगों का भी उसमें क्या कहते हैं, कैबिनेट स्तर पर भी कुछ पद इनको चाहिए होता है और इस तरीके से मिल के लोग सरकार चलाते हैं। गठबंधन सरकार में जो छोटी पार्टियां संसद में अपनी पात्रता से अधिक की मांग करके महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। होता ना कि कई बार जितनी की है नहीं पार्टी उससे ज़्यादा वो डिमांड कर रही है, ठीक है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जब सरकार चलानी है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ उस एक छोटी पार्टी की वजह से भले उसके पास 2, 5, 10 सांसद हो, जितने भी सांसद हो, उससे क्या हो जाएगा, बहुमत की सरकार चली जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से भी छोटी पार्टियों का दबदबा यहाँ पर बढ़ जाता है, क्षेत्रीय पार्टियों का। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि क्षेत्रीय दलों के नेता अपने क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों की वकालत करके राष्ट्रीय निर्माण में जो निर्णायक प्रभावित करेंगे, जो निर्णय है राष्ट्रीय स्तर के, और गठबंधन वापसी के खतरे के तहत अपने हितों के अनुरूप कार्य करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। तो ये तो चीज़ें लगी रहेंगी, क्योंकि वो अपना स्वार्थ उसमें बहुत जगह सिद्ध करेंगे। और कई बार जो होता है क्षेत्रीय मुद्दों को भी, जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जा पाई, जैसे कि वर्तमान में देखेंगे आंध्र प्रदेश से है ना, अब विशेष राज्य का दर्जे की मांग चली जा रही है, ठीक है। तो उस चीज़ पे भी अब देखिए आगे क्या होता है, सरकार का क्या उस पर डिसीजन होता है। गठबंधन सरकार जो है, गठबंधन में शामिल सभी प्रमुख दलों के हितों के कारण मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार भी होने लगता है, क्योंकि अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको तो उसमें पद देना ही देना है। साथ ही अगर देखेंगे तो जो गठबंधन में शामिल प्रमुख दल हैं उनको भी मंत्रिपरिषद में स्थान देना होता है। गठबंधन सरकारों में जो सदस्य हैं अक्सर एक दूसरे पर दोषारोपण करके गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। इस प्रकार सामूहिक और व्यक्तिगत जवाबदेही दोनों से बचते हैं। ये चीज़ें तो लगी रहती हैं कि जैसे कि ये उनकी वजह से हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तो ये लोग थोड़ा सा इसमें चीज़ें रहती हैं कि जो जवाबदेहिता है उसको ये लोग तय नहीं कर पाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों गठबंधन में इसमें जो सुधार हुआ है, ठीक है, उसमें सरकार की क्या भूमिका रही है, ठीक है, गठबंधन में। तो इसका पहले के जो ऐतिहासिक संदर्भ है कि इसमें किस तरह के इसके पहले कौन कौन सी गठबंधन की सरकारें बनी, उसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए, उन पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले वर्ष 1991 में भारत में गठबंधन सरकारें देखने को मिली हैं, जहाँ अग्रणी पार्टियाँ बहुमत के आंकड़े यानी 272 सीटें प्राप्त करने से काफ़ी दूर रहीं। गठबंधन सरकार ने जो यहाँ पे भारत के सबसे कुछ साहसिक सुधार आर्थिक जो लागू किए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहली सरकार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पिछली सरकारों में देखें तो गठबंधन सरकार द्वारा जो कुछ सुधार किए गए उसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है 1991 से 96 तक की, जिसमें एलपीजी के बारे में, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया। इस सरकार में बात करेंगे तो लाइसेंस परमिट राज को हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अपनाया गया, ठीक है, यानी लिबरलाइजेशन यहाँ पे अपनाया गया। उसके बाद से देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत, ठीक है, और अधिक गहनता से एकीकृत होगा और अर्थव्यवस्था को और इसमें क्या हुआ, मजबूत बल मिला। अगला देखेंगे कि देवगौड़ा की सरकार जो 96 से 97 तक रही, इसमें ड्रीम बजट, इन्हें वित्त मंत्री के तौर पर कर दरों में को कम करने के लिए और करदाताओं एवं व्यवसायियों के लिए अधिक अनुकूल आर्थिक माहौल बढ़ाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगली सरकार जो गठबंधन में एक डिसीजन ली उसमें देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 98 से 2004, 1998 से 2004 में। इसमें क्या महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, तो उसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी फिस्कल डेफिसिट जो FRBM मैनेजमेंट एक्ट था उसको मंजूरी मिली। सरकारी उधारी को सीमित करके राजकोषीय अनुशासन लागू किया गया। तो ये महत्वपूर्ण डिसीजन थे इस गवर्नमेंट के, ठीक है। यहाँ से आप प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो डिसीजन हम आपको बता रहे हैं, जैसे FRBM एक्ट कब आया, तो किसकी सरकार थी, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट भी कई बार पूछा जा सकता है अरेंज करने के लिए। विनिवेश के बुनियादी ढांचा की बात करें, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश पर जोर दिया गया तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया, ठीक है। भारत में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए आधार तैयार किया गया। तो ये सब सारे पॉइंट्स किस में आएंगे, इन सब चीज़ों में आगे आएंगे चल के, ठीक है। अब हाँ, मनमोहन की सरकार, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई उसको देख लेते हैं।
तो मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 14 के बीच में आधिकारिक जो अधिकार आधारित सूचना सुधार है, ठीक है, उस पर काम किया। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अधिनियम, सूचना का अधिकार है ना, भोजन की गारंटी, महात्मा गांधी जो नरेगा योजना, इसको इस तरह के बहुत सारे सुधार लाए। आर्थिक विनिमय में क्या क्या चीज़ें की गई, तो ईंधन की कीमतों को विनिमय किया गया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठीक है, आरंभ किया गया, और जीएसटी प्रणाली पर कार्य किया गया, आधार को लेकर सब किया गया। तो जो आगे चल के जो बाद में 2014 के बाद से जो मोदी गवर्नमेंट बनी तो इसमें लाइक इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, जैसे आधार और जीएसटी शुरू तो ये उसी टाइम का हो चुका था, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2024 का जो चुनाव हुआ है, ठीक है, इसमें महिलाओं की क्या स्थिति रही है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में जो इस साल 2024 के आम चुनाव हुए लोकसभा, इसमें 74 महिला सांसदों को चुना गया। पॉइंट याद रखिएगा नंबर के साथ, कई बार कोट करने के लिए आएगा, जहां महिला आरक्षण या महिला के मुद्दों की बात आएगी तो वहाँ पे चीज़ कोट कर सकते हैं कि 74 महिला इस बार सांसद में चुना गया है, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में 4 कम है, ठीक है। यानी इसके पहले 78 महिलाएँ थीं। 1952 में भारत के चुनाव में जो पहला चुनाव था उसमें 52 तुलना में 52 अधिक है। सर्वाधिक 11 महिला पश्चिम बंगाल से चुनकर आई हैं। तो किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो पश्चिम बंगाल ने। ये 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 46%, ब्रिटेन में 35% और अमेरिका में 29% है। ये डेटा याद रखिएगा आंसर राइटिंग में, जहाँ भी आप लिखेंगे इंट्रो में या कंक्लूजन में आप चीज़ करके कोड बता सकते हैं कि हमारे यहाँ भी देखिए महिला आरक्षण संसद वगैरह में ये बिल आया महिला संबंधी, ठीक है, तो उसमें आरक्षण की बात की, लेकिन अभी हमारे वहाँ महिलाएं सिर्फ 74 हैं और इनका प्रतिशत अगर देखेंगे तो 13.63% है, जबकि अन्य देशों की अगर तुलना करेंगे तो कितना कम है अन्य देशों से। बात करेंगे इंदिरा गांधी की, तो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इस चुनाव में देखेंगे हम दोस्तों तो नोटा के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हुई, नोटा को लेके। तो इसमें क्या है, नोटा क्या इस तरीके से काम कि इंदौर विधानसभा में नोटा इनमें से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुए। तो पॉइंट याद रखिएगा इंदौर में, ठीक है, कि इंदौर में इस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखा गया। किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों की संख्या है, तो कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। नोटा के विकल्प के बारे में बात करेंगे अगर, तो इसका विकल्प 2014 में पहली बार आया, ठीक है। नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि यदि कोई सीट पर सबसे अधिक नोटा को वोट मिले तो उससे दूसरा सफल उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को लेके इस पर बहुत सारी बहस भी हुई कि अगर मान ली सबसे ज़्यादा नोटा को मिला तो फिर बाकी सारे प्रत्याशियों को निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन अगर नोटा सबसे ज़्यादा भी उस वोट पड़ जा रहा है तो उसके बाद भी अगर जो दूसरा प्रत्याशी उसको जीत दे दी जाएगी। हरियाणा में बात करेंगे नोटा को लेके, एक काल्पनिक उम्मीदवार माना गया है, ठीक है। ये नोट स्टेट जो परसेंटेज है नोटा का अलग अलग ईयर में। बात करते हैं निष्कर्ष को लेकर, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से इसका फाइनल कंक्लूजन होगा उसको देख लेते हैं। अंतर्निहित चुनौतियों के बावजूद गठबंधन सरकारें विविध मतों के लिए एक मंच प्रदान करती हैं और सर्वसम्मति से संचालित नीतियों को बढ़ावा देती हैं। एक पॉजिटिव तरीके से इसको यहाँ पे कंक्लूजन, पारस्परिक सम्मान, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की नींव पर निर्मित सुचारू रूप से कार्य करने वाले गठबंधन है, ठीक है, और एक जीवंत लोकतंत्र की जटिलताओं से निपट सकता है। न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया आयोग की रिपोर्ट में अस्थायी गठबंधन का विचार सुझाया गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि यह बेहतर हो कि भारत में सभी सरकारें सभी स्तर पर अनिवार्य रूप से 50 से अधिक वोट शेयर प्राप्त करें। इस अनुशंसा में माध्यम दूरी, ठीक है, अनुशंसा के माध्यम से अगर देखेंगे तो न्यायमूर्ति वेंकटचलैया का तात्पर्य केवल 50% अधिक वोट शेयर वाली सरकारों को ही शासन करने की आवश्यक वैधता प्राप्त होनी चाहिए थी। ये कुछ रिकमेंडेशन है उस चीज़ को। और जो गठबंधन सरकार बार बार चीज़ें बनती रहती हैं, अभी देखिए फिर यहाँ पे गठबंधन को लेके ये रिसेंट की न्यूज़ है कि इस तरह की अब जो भी न्यूज़ आ रही हैं तो इसी तरीके से खींचातानी होती है। जैसे मान लीजिए अपने स्पीकर के एग्जाम्पल के तौर पर बताएं आपको, तो स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी कुछ और पद की डिमांड कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, ठीक है। आपका इस पूरे सेशन पे आपकी क्या समझ, आपको कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं
उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।